गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो उत्परिवर्तन है। ठीक है, तो परसों भी आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था। आज थोड़ा सा हम आप इसको रिकॉल कर देते हैं। तो देखिए, उत्परिवर्तन क्या हुआ? अचानक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उत्परिवर्तन दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या कहा मैंने, अचानक होने वाले उत्परिवर्तन, और दूसरे क्या होते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है, तो अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? कभी भी किसी भी दिशा में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं ज़रा। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए के अनुक्रम में बदलाव ला देती है। ठीक है, और जिससे जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपने जीनोटाइप में क्या लिया था? कैपिटल टी कैपिटल किसके लिए लिया था? मटर के लंबे पौधे के लिए। और स्मॉल टी किसके लिए लिया था? बौने पौधे। देखिए किसको शो कर रहे हैं? जीनोटाइप को शो कर रहे हैं। इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि इसका जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा? लंबा होगा। और इस जीन को देखकर क्या बता सकते हैं कि ये कैसा होगा? बौना होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि उत्परिवर्तन अगर जीन में आएंगे तो उससे क्या होगा? जो उसकी दिखने वाली जो काया होगी, जिसको हम देखकर पहचान सकते हैं, उस दोनों में ही क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। ठीक है, और जो उत्परिवर्तन जो शब्द है वो किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। और इन्होंने ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी के ऊपर अपने 500 से अधिक प्रयोग किया, और जिसमें 500 उत्परिवर्तन की जानकारी इन्होंने हमको दी है। कौन? ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था उत्परिवर्तन या म्यूटेशन शब्द से। ठीक है, उत्परिवर्तन सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी? म्यूटॉन होती है। सबसे छोटी इकाई म्यूटॉन होती है। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन की। ठीक है, हालांकि आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी इसको जानना जरूरी है। ठीक है, प्रेरित उत्परिवर्तन, एक मैंने क्या कहा? अचानक होने वाला परिवर्तन क्या हुआ कि वो क्या करेगा? डीएनए के अनुक्रम में होगा और हमारे जीनोटाइप फिनोटाइप को बदल देगा। दूसरा होता है प्रेरित, यानी कि जो हम आजकल ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे चारों ओर क्या होते हैं? उत्परिवर्तक होते हैं, यानी कि म्यूटाजन होते हैं, कि जो उत्परिवर्तन के लिए क्या है? का काम करते हैं। उत्परिवर्तन के लिए काम करते हैं। जैसे कि क्या हो गया? अल्फ़ा रेज है, गामा रेज है, बीटा रेज हैं। ठीक है, या जितने भी हमारे फिनाइल्स हैं, जितने भी केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं? म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं, यानी कि उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, प्लास्टिक की बोतल में पानी कम से कम पीजिए, या उसमें टिफ़न मत लाइए। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? उत्परिवर्तन को प्रेरित करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे कैडमियम का सेल हो गया, जो बैटरीज में हम यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है? प्रेरित उत्परिवर्तन का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? हमारा प्रेरित म्यूटेशन। और हम इनसे चारों ओर से घिरे रहते हैं, तो कभी कभी ये क्या हो जाते हैं? प्रेरणा के द्वारा भी उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। एक तो क्या हो रहा है? अचानक ही होते हैं दोनों, लेकिन इनके लिए प्रेरणा का जो काम करते हैं वो हमारे चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर आजकल जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो उस पर अनेक प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे प्लांट्स में हम उसके जो जीन है जो उसके डीएनए अनुक्रम में हम कैसे बदलाव लाकर जो हमारी कृषि है उसको और ज़्यादा उत्पादन के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गामा रेज का उपयोग होता है। ठीक है, तो गामा रेज की वजह से क्या होता है कि जो हमारे प्रोफेसर स्वामीनाथन थे, ठीक है, ग्रीन एवोल्यूशन के, तो उन्होंने भी क्या करा था? इसी तरीके से गामा किरणों के द्वारा सरबती सोनेरा, जो मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी, उसको भारत में लाकर इन्होंने गामा किरणों की वजह से गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करी थी, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग क्या किया जा सकता है कि किसी भी उत्पादन में, प्लांट्स में, क्योंकि हम इसको ज़्यादा मोस्टली प्रयोग कर सकते हैं, ह्यूमन में करेंगे तो उसमें तो डिजीज़ ज़्यादा कॉज हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रयोगों के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अच्छी नस्ल के ब्रीड के लिए जानवरों में, तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उत्परिवर्तन ही पहले ये माना जाता था कि जैव विकास के लिए क्या है? अन्य कारक जो हैं वो हमारे होते थे, लेकिन अब क्या माना जाता है? जैव विकास के लिए उत्परिवर्तन को ही जिम्मेदार माना जाता है, कि अगर किसी जीव में उत्परिवर्तन आएंगे तो ही वहाँ पर नई जातियों का क्या है? विकास संभव है। वैसे ज़्यादातर जो उत्परिवर्तन होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन जो उत्परिवर्तन,
ठीक है। जो उत्परिवर्तन किसी भी जीव में किसी नए जाति की उत्पत्ति कर रहा है तो वो क्या करेगा, जैव विकास को क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है बच्चों। तो उत्परिवर्तन क्या है कि उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए के अनुक्रम में बदलाव ला देती है, जिससे जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। और जो परिवर्तन शब्द है वो किसने दिया था, उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी न्यूटन है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा जीन उत्परिवर्तन। ठीक। अब देखिएगा जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, देखिए कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण पैदा हुआ जो उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है, गुणसूत्रीय। जैसे हम यहाँ पे गुणसूत्र दिखाते हैं कि इस तरीके से क्या है, गुणसूत्र है। ठीक, हमारे पास गुणसूत्र है, ये एक्स गुणसूत्र है, ये वाई गुणसूत्र है। ठीक है। तो कह रहा है कि पूरे ही होल गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो जाए या ये गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, या तो इसी में परिवर्तन हो जाए या ये एक गायब हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाए, या तो ये गायब हो जाए या तो इसमें एक प्रति और आ जाए। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पूरे बड़े लेवल पे ये होगा। ठीक है। तो जैसे इसमें देखते हैं हम, पहला जो उदाहरण इसका आता है वो आता है आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि हमारे पास क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं, हम इसको ऐसे बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं हम, 44 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 22 होते हैं यानी कि जो 44 हैं, ये क्या है, हमारे ऑटोसोम है। ठीक है। ऑटोसोम है जो कि हमारे कायिक फिजिक के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये जो एक्स और एक्स वाई ये क्या है, लिंग निर्धारण करते हैं, यानी कि गर्ल और बॉय के लिंग निर्धारण में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। ठीक है। डाउन सिंड्रोम की बात है क्योंकि इसको डाउन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा 21वें गुणसूत्र होता है, जो हमारे शरीर में 21वां गुणसूत्र होता है। ठीक है। 21वां जो गुणसूत्र होता है उसकी एक कॉपी क्या आ जाती है, अतिरिक्त आ जाती है। क्या कहा मैंने, 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए इनकी जो हमारे जो क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 46 तो पहले से ही थी, +1 21वां क्रोमोसोम, ऑटोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो जाएगी, 47 आ जाएगी। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n+1। 2n किसके लिए आया, कि जो हमारे पास गुणसूत्र हैं उसके लिए आया। ये 1+1 क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, इसलिए क्या हो गया, 47 हो गए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या हो गई वो कितनी होगी, हमारे पास 47 हो गई। तो आ गया ना कि जो पूरा सेट था वो पूरा सेट ही एक और जुड़ गया है उसमें, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है। तो उसकी वजह से जो हमारे पूरे क्रोमोसोम हैं उनकी संख्या में एक ही क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में जिस व्यक्ति को या बच्चे को होगा तो वो क्या होता है, उसका माथा चौड़ा होता है, मुंह हमेशा खुला रहता है, जीभ उसकी कटी फटी रहती है। ठीक है। हाथ का जो पाम होता है वो भी एक रेखा उसमें पाई जाती है। और मानसिक रूप से क्या होते हैं, अविकसित बच्चे होते हैं। ठीक है। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। क्यों, क्योंकि उसमें 21वें क्रोमोसोम की क्या आ गई है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। दूसरा इसका उदाहरण हम देखते हैं, वो था हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है, देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, 22 जोड़े तो क्या है, ऑटोसोम है, और 2 हमारे पास क्या है, यानी कि एक जोड़े क्या है, लिंग करेक्टर है, यानी कि जो भी लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए 44 तो ऑटोसोम है, ठीक है, बट इसमें क्या हो जाएगा, ये जो एक्स क्रोमोसोम है एक ही आएगा, एक का लोप हो गया। ठीक है। जो ये इधर है इसका क्या हो गया है, लोप हो गया, यानी कि एक ही एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो एक्स किसको डिनोट करता है, गर्ल्स को डिनोट करता है। दिखने में तो ये क्या होंगी, गर्ल्स जैसी होंगी। ठीक है। तो लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें द्वितीय करैक्टर नहीं पाए जाएंगे, यानी कि इसमें पीरियड्स नहीं होंगे, अंडाशय का विकास नहीं होगा। ठीक है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से दिखने में तो गर्ल्स जैसी होंगी, लेकिन उनके जो गुण हैं वो क्या होंगे, पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे।
ठीक हो गया बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा ही जो गुणसूत्र है उसका क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। होने क्या चाहिए थे, लिंग गुणसूत्र कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। तो एक इसमें बचा रह रहा है और एक का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। तो इसलिए इनकी जो संख्या हो गई वो कितनी होगी आपकी, 45 होगी। समझ गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है, 44 ऑटोसोम हो गए हमारे, 22 जोड़ी प्लस XXY। ठीक है, अब देखिए 44 तो ऑटोसोम हो गए, यहाँ क्या होना चाहिए था, या तो XX होना चाहिए था या तो XY होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, जब हम डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे थे तो वो क्या था, ऑटोसोमल डिजीज़ था, लेकिन ये लिंग डिजीज़ है, यानी कि ये सेक्स, जो हमारे सेक्स कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं उस पर ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें क्या होगा, देखिए XY हम किसके लिए लेते हैं, बॉय के लिए होता है, और XX की बात करें तो क्या होता है, गर्ल्स के लिए होता है। तो इसमें दोनों ही क्या है, गर्ल्स के हैं और एक क्या है, बॉयज़ का है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो ये क्या हो गया आपका, कि जो बॉय है ये हो दिखने में ये कैसा होगा, लड़के जैसा होगा, लड़का होगा, और लेकिन एक एक्सेस की एक्स्ट्रा कॉपी है। तो एक्स करेक्टर किसके लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है। तो दिखने में तो ये लड़कों का जैसा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा, लेकिन ये संतति उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने पहला क्या बात करी थी, हमने टनर सिंड्रोम की बात करी थी, दूसरा हम कह रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो टनर सिंड्रोम में संख्या क्या थी, क्रोमोसोम की 45 थी, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, 47 है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते तब कितनी होती, 46 होती। समझ गए ना, अगर ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 47 होनी चाहिए थी। बट इसमें कितनी हो रही है, एक में 45 हो रही है टनर सिंड्रोम में, और जो दूसरा हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें कितनी हो रही है, 47 हो रही है। ठीक है, तो ये ह्यूमन से क्या हो गया, थोड़ा एक क्रोमोसोम इसके पास कम हो गया है और इसके पास ज़्यादा हो गया। तो हमारी सोसाइटी में जितने भी हिजड़े होते हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है ना, जब शादी होती है, कोई जन्म होता है तो हिजड़े आते हैं, तो वो जो होते हैं वो इसी तरीके के क्या होते हैं उनके पास यही वाले क्रोमोसोम होते हैं, या तो उसमें 45 होंगे। ठीक है, वो सुंदर लड़की जैसी दिखेगी, लेकिन वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, और दूसरा जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक, तो वो दिखने में तो लंबे चौड़े लड़कों जैसे होंगे, लेकिन उनमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो गया, और ये भी कभी संतति को जन्म नहीं दे पाते, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, हम हिजड़े बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, एक ये क्या हो गया आपका टनर सिंड्रोम जिसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, दूसरा क्या हो गया 47 क्रोमोसोम जिसमें क्या हो रहा है 47 एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी कि गुणसूत्र की वजह से होने वाला परिवर्तन। इसमें गुणसूत्र क्या होगा, जैसे ये गुणसूत्र है तो ये क्या हो गया कि एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर दो में से एक गुणसूत्र क्या हो गया, लेस हो गया, मतलब एक ही बचा रहा तो 45 हो गए, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से इसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, उत्परिवर्तन आ जाएगा, और ये दिखने में और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, जो जीन के लेवल पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जीन के लेवल पे कैसे हो रहा है, माना ये हमारा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में अभी हमने बात करी थी कि अगर होल में चेंज हो जाए, ये पूरा ही एक आ जाए या पूरा ही गायब हो जाए, तो वो तो गुणसूत्री कहलाता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है उसमें क्या लगे हुए हैं, जीन लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और जीन में भी क्या लगे हुए हैं, DNA, और क्या लगे हुए हैं, RNA लगे हुए हैं। पढ़ा है आपने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जीन, क्रोमोसोम क्या है, एक ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर क्या लगे हैं, छोटे लेवल पे जीन लगे हुए, और जीन के अंदर भी क्या है, DNA और RNA। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर इस DNA और RNA के अनुक्रम में चेंज हो जाए, अभी तक तो हम होल की बात कर रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं कि DNA और RNA के ही क्रम में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो यह उत्परिवर्तन जीन में पाए जाने वाले DNA और RNA की रासायनिक संरचना में परिवर्तन ला देते, तो ये क्या कहलाते हैं, जीन परिवर्तन। जैसे इसमें आपका आता है बिंदु उत्परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन जिसमें कि एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन हो जाए। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाए, विलोपन हो जाए, मतलब कि वो गायब हो जाए, या क्या कह रहा है कि उसमें
एक्स्ट्रा आ जाए, गायब हो जाए, या पूरा ही एक सेट नया जुड़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे ये डीएनए अनुक्रम है, सिंपल सा बता रही हूँ। इसमें क्या है, ये इसको इस तरीके से समझ लीजिए। इसमें क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक, परसों आप ए सी उस तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसको देख लीजिए। क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं, एक में है ए बी सी डी ई। अब मैंने क्या कहा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके डीएनए के अनुक्रम में लगे हुए। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इसमें से एक का लोप हो जाए। ठीक है, ये वाला बी गायब हो जाए, तो कैसा दिखेगा, ये ए बी गायब हो गया है, सी डी ई। ठीक है, तो ये भी क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन। यानी कि डीएनए के एक पॉइंट पर अगर क्या हो रहा है, कोई उत्परिवर्तन हो रहा है, तो वो गायब भी हो सकता है, वो ऐड भी हो सकता है। अभी तो हमने गायब का बनाया ना, अब देखिए हम एक ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई डीएनए का अनुक्रम है, इसमें हम क्या हुआ, एक हमको ऐड करना है। ठीक, तो ए डबल ए हो जाएगा, बी सी डी और ई। समझ गए बात को। तो यानी कि जो डीएनए का अनुक्रम है ए बी सी डी ई एफ जी मान रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट का क्या हो जाए, विलोपन हो जाए, गायब हो जाए, तो भी ये उत्परिवर्तन को शो करता है। अगर इसमें क्या हो रहा है, कोई चीज़ ऐड हो जाए, ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा जो डीएनए है उसका अनुक्रम में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो यहाँ पे डबल ए आ गया, बी सी डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बिंदु उत्परिवर्तन। एक पॉइंट पे अगर उत्परिवर्तन हो रहा है, तो वो जीन उत्परिवर्तन, और जीन उत्परिवर्तन या उसको हम क्या कह सकते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार हो सकते हैं कि ये क्या है, एक गायब भी हो सकता है, इसमें ऐड भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि ये पूरा शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दो बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, इसमें मैंने कहा कि ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर तक एक है, फिर हमने इसको आगे बोल दिया एच आई जे। ठीक, अब ये क्या हो सकता है, पूरा टर्न होकर बदल भी सकता है अपने लगने के सिस्टम को। तो कैसे हो जाएगा, ये जे आई एच सी बी ए। तो पूरा ये क्या हो गया, टोटली क्या हो गया है, घूम गया है। ठीक है, आगे का हिस्सा पीछे आ गया, पीछे का हिस्सा आगे आ गया। तो ये क्या हो रहा है कि अगर क्या हो रहा है कि पूरा एक पॉइंट पे ये गायब हो रहा है, या एक संख्या जुड़ रही है या बढ़ रही है, या पूरा ही ये घूमकर क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका जीन परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखिएगा कि इसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, उसकी बीटा श्रृंखला में छठवें स्थान पे जो अमीनो अम्ल होता है, ग्लूटामिक अम्ल, उसके स्थान पे वेलिनिन आ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा आरबीसी होता है, उसका स्ट्रक्चर गोल होने के बजाय क्या हो जाता है, हांसी के आकार का होता है। इसका चित्र दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिएगा कि ये क्या बोल रहा है कि इसमें सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया देखिए, ये जो हमारे ब्लड है, आरबीसी है, उसमें जो हमारे रक्त कणिकाएं हैं वो गोल आकार की हैं, और इधर क्या हो गया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो ये हांसे के आकार, कॉमा के आकार की हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि मैंने क्या कहा कि हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखा छठे स्थान पे ये क्या बोल रहा है कि ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इस पे जो अनुक्रम लिखा है, देखिएगा GAG लिखा है। ठीक है, जो ग्लूटामिक एसिड को क्या करता है, कॉपी करता है, यानी कि यहाँ पर बनाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर इसमें क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, तो यही छठे स्थान पे GUG हो जाता है, GUG। इसको आप आगे पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स में, जो नया चैप्टर है, तो वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसको छठे स्थान पे, ठीक है, छठे स्थान पे क्या होना चाहिए था, 6th पोजीशन पे इसको क्या होना चाहिए था कि GAG होना चाहिए था, जो कि क्या करता है, ग्लूटामिक अम्ल होता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ पे GUG हो गया है, यानी कि ये क्या बन गया है, आपका वेलिन बन गया है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या आ गया है, आपका वेलिन आ गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो आकार होता है, उसमें तनाव आ जाता है, और वो किसके आकार का हो जाता है, इस तरीके के हाशिए के आकार का हो जाता है।
ठीक है। तो जिनको भी ये जो बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि अगर हमने क्या कहा, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड, जो इसका कोड क्या है, GAG है। कोड क्या है इसका, GAG है, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण ये कोड क्या हो गया है आपका, GUG हो गया। देखिए एक ही अक्षर का अंतर आया है, देखिए GAG, जी यहाँ पर भी है, जी लास्ट में दोनों में है, लेकिन जो बीच का अनुक्रम है वो बदल गया, एक ही जगह क्या हो गया, U हो गया। ठीक है तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, उत्परिवर्तन आ गया किस पर, एक छोटे से पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सिकल सेल एनीमिया। यह क्या कहलाएगा आपका, जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया तो उसका क्या है, उदाहरण है। तो ये क्या हो गया आपका, जीन उत्परिवर्तन। समझ के बच्चों, जब क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पर उत्परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, छोटे से पॉइंट पर उत्परिवर्तन हुआ। अगर छठी श्रृंखला में क्या था, ग्लूटामिक एसिड को कौन कोड कर रहा था, GAG। ठीक है, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण वो क्या हो गया, GUG। ठीक है, दोनों जी अपने स्थान पर है, ये दोनों जी भी अपने स्थान पर है, लेकिन यहाँ ए होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड को कोड करने के लिए, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण ये ए किस में कन्वर्ट हो गया आपका, यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वेलिडीन को कोड करने के लिए बन गया है। तो लेकिन कोड किसको करना था, ग्लूटामिक एसिड को करना था। तो ये क्या हो गया, एक छोटे से पॉइंट पे परिवर्तन हुआ है, जीन के लेवल पे DNA अनुक्रम में चेंज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन। समझ के बच्चों इतना। ठीक है, तो आगे अब आगे आ जाते हैं हम। ठीक, अब हमने पढ़ लिया कि जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जीन जो उत्परिवर्तन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले तो जीन उत्परिवर्तन क्या हुआ, या जो भी उत्परिवर्तन है, ठीक है, उत्परिवर्तन जीवों में अचानक पैदा होते हैं। अभी बताया था आपको कि अचानक पैदा होते हैं और उनको प्रेरित भी किया जा सकता है विभिन्न प्रकार के केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल चीज़ों के द्वारा। ठीक है, जैसे गामा रेज, बीटा रेज, पराबैंगनी किरण है। ठीक है, जो हमारे पास केमिकल होते हैं, फिनाइल वगैरह, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा भी जीन परिवर्तन हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि उत्परिवर्तन की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, वो किसी भी दिशा में हो सकते हैं। ठीक है, और वो क्रोमोसोम के लेवल पे भी हो सकते हैं, वो ऑटोसोमल के लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणों को भी वो उत्परिवर्तित कर सकते हैं, और जो हमारी काया को जो 22 जोड़े ऑटोसोम बनाते हैं उनको भी वो क्या कर सकते हैं, उत्परिवर्तित कर सकते हैं। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्परिवर्तन के कारण नए गुण उत्पन्न होते हैं जिनसे नई जातियों का विकास होता है। ठीक है, तो जो उत्परिवर्तन होते हैं मोस्टली अभी मैंने बताया था आपको हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, तो जो यूज़फुल होंगे वो क्या होगा कि वो नई जातियों के विकास के लिए क्या होगा, जैसे हम जैव विकास पढ़ते थे, तो जैव विकास के लिए वो क्या है, अति आवश्यक है। अगर उत्परिवर्तन नहीं होंगे तो नए जीवों के जो बनने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और जनन कोशिका में उत्पन्न उत्परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। ठीक है, अब हर उत्परिवर्तन उनकी नई पीढ़ी में नहीं आएगा जब तक कि वो क्या है, जनन कोशिका में ना हो, क्योंकि जो हमारे गुण होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। ठीक है, तो काया वाले जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो अगर वो जनन कोशिकाओं में देखिए ना, जैसे कि कोई लोहार है, ठीक है, उसने क्या करा, बार बार लोहे को पीट कर अपनी मसल्स बना दी, तो वो मसल्स जो है उसकी, या उसकी जो बॉडी है, ठीक है, जो आजकल बॉडी बनाते हैं बहुत, तो वो उनकी अपनी अर्जित की हुई है ना, तो वो तो वंशागत नहीं हो सकती है। लेकिन अगर उत्परिवर्तन क्या हो रहा है, जनन कोशिकाओं में हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, जनन कोशिकाओं में जब भी उत्परिवर्तन होता है तो ही वो क्या होगा, आपका वंशागत होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए किसी एक पीढ़ी में उत्परिवर्तन आए और मनुष्य की एक जगह है यहाँ पे फॉरेन में, तो वहाँ पर क्या है कि उनके जनन कोशिका में ऐसा परिवर्तन आया कि वैसे तो हमारे हाथ में 5 अंगुलियाँ होती हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा परिवर्तन आया कि जो उनके हाथ की अंगुलियाँ हैं उसमें 6 अंगुलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हो गया ना, तो उन्होंने क्या करा, जितनी भी उनकी जो पीढ़ियाँ अब आ रही हैं सारे ही हाथ की अंगुलियों में 6 अंगुलियाँ होती हैं। हमारे नॉर्मल कितनी होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, ऐसा उत्परिवर्तन आ गया कि उनके हाथ की अंगुलियों में 6 अंगुलियाँ होती हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी अब क्या करेगा, आगे चले जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो उत्परिवर्तन इसलिए ही हमारे लिए क्या है, आवश्यक है कि वो नई जातियों का विकास करते हैं और जैव विकास में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम आनुवांशिक विकार। ठीक है, आनुवांशिक विकार मतलब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विकार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 तरीके के हम पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, वंशावली विश्लेषण। ठीक है, वंशावली विश्लेषण। दूसरा है मेंडलीय विकार। तीसरा है हमारा क्रोमोसोमीय विकार। ठीक है, एक एक करके लेते हैं इसको। तो पहला जो हमारा है वंशावली विश्लेषण, ये क्या हुआ कि ये हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है, यानी कि 8-10 पीढ़ियों का जो भी उसमें रोग है या जो भी विकार है उसका हम क्या करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण। नाम से ही आ रहा है ना, वंशावली, यानी कि बहुत सारे पीढ़ियों का हम क्या करेंगे, क्रम वाइज हम उनका एनालिसिस करेंगे। तो वो क्या गया आपका, वंशावली विश्लेषण। ठीक है, तो मानव में अनुवांशिकी का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, मानव अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चों आप देखा होगा ना कि अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जाए, जैसे डायबिटीज़ है या कोई अन्य बीमारी है, तो आपने देखा होगा कि हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करता है, पूरे आपसे केस हिस्ट्री उसके परिवार की पूछता है कि क्या आपके पिताजी को डायबिटीज़ था, क्या माता जी को है, या नाना जी को है, या दादाजी को है, इस तरीके से। या कोई कैंसर से रिलेटेड पेशेंट चला गया तो भी वही पूछेगा क्या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है। तो इस तरीके से वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये जो विकार हैं ये क्या आपकी वंशावली से तो नहीं आए हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो पीढ़ी है उनमें से तो ये सीधे सीधे क्या हो रहे हैं, वंशागत आगे नहीं तो नहीं बढ़ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तो नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए वो श्योर होना चाहता है कि ये पीढ़ी में ये जो गुण हैं या जो ये विकार हैं ये आप में अचानक हुए हैं, अचानक उत्परिवर्तन के कारण आपको बीमारी हुई है, या ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके उसमें चलती आ रही है। ठीक है, तो इनका जो एनालिसिस कहलाता है वो क्या कहलाता है, वंशावली विश्लेषण। तो ये क्या हो सकते हैं, प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। जैसे मेंडल लॉ में पढ़ा था ना हमने, प्रभावी क्या होते हैं, तुरंत दिखाई देते हैं, जो अप्रभावी होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। ठीक हो गया, तो इसके बारे में देखते हैं आप, इसका चित्र देख लेते हैं। जैसे NCERT का ही चित्र है ये, तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, जो वंशावली विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि 8-10 पीढ़ियों का विश्लेषण करते हैं। तो उसको हम अगर हम ड्रॉ के द्वारा समझते हैं तो वो कैसे समझेंगे, देखिए इसमें सिंबल लेते हैं। अगर हम इस तरीके का चौकोर सिंबल वर्ग के आकार का लेंगे तो ये नर को दिखाता है, शो करता है। ठीक है, फिर ये गोल साइन है, इसमें मादा को दिखाता है। ठीक है, और अगर इस तरीके से होगा तो इसमें कोई लिंग का उल्लेख नहीं है मतलब। ठीक, और उसके बाद ये देखिएगा कि इस तरीके से है, ये भी बना हुआ है। ठीक है, गोला बना हुआ है और ये कलर्ड है, मतलब इसमें कोई कलर भरा है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रभावित व्यक्ति है, यानी कि ये क्या है, किसी ना किसी रोग से क्या है, संक्रमित है। ठीक है, और जो दूसरा देख रहे होंगे आप, एक गोला बना है और एक वर्ग बना है और उनके बीच में रेखाएं खींच दी हैं। ठीक है, तो ये शो करता है कि ये क्या है, मैरिड कपल है। ठीक है, और ये संतति उत्पन्न करेंगे। और दूसरा क्या है कि ये है, एक बॉक्स लगा हुआ है, दूसरे 2 डंडे। पहले वाले में क्या था देखिएगा, एक बॉक्स से है, ये मेल है, ये फीमेल है, एक ही लकीर है, यानी कि इनकी शादी हुई है और ये संतति उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब 2 डंडे होते हैं तब क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि निकट संबंधी है। ठीक है, जैसे मोस्टली मुस्लिम्स में क्या होता है कि वो अपने ज़्यादातर क्लोज रिलेटिव्स में ही शादी करते हैं, चाचा के बच्चों से, मामा के बच्चों से, इस तरीके से। तो अगर ये 2 डंडे हैं तो ये शो करते हैं कि जो शादी हो रही है वो निकट रिश्तेदारों में ही हो रही है। ठीक है, समझ गए बच्चों। एक होगा तो क्या होगा कि मेल और फीमेल क्या है, इनकी शादी हो रही है, ये दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ठीक है, दूरी दूरी में ही होती है वैसे भी तो। और लेकिन अगर 2 डंडे होंगे तो ये निकट संबंधियों के आपस में शादी हो रही है, तो ये इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें क्या लिखा है, ये जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पेयर है ठीक है, इन्होंने क्या करा है, ये संतान उत्पन्न करी है जिसमें कि एक महिला है, बॉय चाइल्ड है और एक गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, और नीचे दिखाया है कि नर शिशु वाले रोगजनक प्रभावित। अब इनमें से देखिएगा ऊपर वाले में तो क्या हो गया कि कोई भी रोग से प्रभावित नहीं है, इस तरीके से दिखाया ना।
ये क्या हो गया आपका पुरुष हो गया, ये क्या होगी आपकी महिला हो गई। ठीक है, तो फिर इन्होंने बीच में से डंडा रखा है और क्या लिखा है देखिए, एक तो इसमें गर्ल चाइल्ड हो गई और इसमें एक बॉय चाइल्ड हो गया। फिर इसी ने इसको आगे दिखा रखा है और इसमें एक जो बच्चा है उसको इस तरीके से दिखाकर फिर से बना देती हूँ। यहाँ पे पहुँच हो रही है, देखिएगा ये वाला पोर्शन दिखा रहे थे ना आपको कि ये क्या है, बॉय है। ठीक है, ये गर्ल है, दोनों की शादी हुई और जो इनका जो बच्चा हुआ है वो अफेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में कलर किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसी ना किसी रोग से क्या है, ग्रसित है। ठीक, लेकिन मम्मी पापा क्या है, नॉर्मल हैं और जो बेबी है वो क्या है, ग्रसित है। तो यानी कि ये अप्रभावी गुण हो गया। अगर क्या है, अगर शुरू में ही अगर इनमें से कोई ये कलर्ड होते तब तो ये प्रभावी होता, लेकिन ये दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन इनकी जो संतति है वो क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका शो करने का तरीका है कि हम जैसे मैथ्स में ग्राफ के थ्रू शो करते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि चित्र के द्वारा, सिंबल के द्वारा हम वंशावली चार्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और एक और साइन होता है इसमें, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, गोला होता है और गोले के अंदर एक और गोला होता है, तो ये क्या होता है, कैरियर होता है। ठीक है, यानी कि ये किसी वाहक को शो करेगा। ये तो रोगग्रस्त नहीं होगा, ठीक है ये क्या होगा, वाहक होगा। रोग से ग्रसित तो नहीं होगा, लेकिन वाहक का काम जरूर करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको वंशावली विश्लेषण को समझाने के लिए इतने सारे हम सिम्बल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका एक और चित्र हम ले लेते हैं समझने के लिए ये वाला चित्र। ठीक है, एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा आप इसको। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहला जो चित्र है और दूसरा जो चित्र है, ठीक, इसमें देखिएगा कि ये जो गोल किसके लिए सिंबल बताया था अभी, माता के लिए, और ये किसके लिए बताया था, पिता के लिए। ठीक है, अब देखिए पहले ही इसमें क्या कर दिया है, इन्होंने कलर कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्या है, ये वाला चित्र है, ये क्या है, जो ये महिला है किसी ना किसी रोग से क्या है, ग्रसित है, और ये जो पुरुष है ये कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, अब इनके दोनों की शादी हो गई तो बच्चे उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो पहले जो लड़की है वो तो क्या है नॉर्मल है, लेकिन जो लड़का है वो क्या है, रोग से ग्रसित है। ठीक है, यहीं आगे देखिए फिर लड़की ग्रसित है और जो ये लड़का है वो क्या है, आपका नॉर्मल है। ठीक तो इससे ये तो पता चल गया हमको कि ये जो रोग है वो क्या कर रहा है, ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल है। ठीक है, लिंग सहलिंग होता तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिखता, लेकिन ये क्या कर रहा है मेल और फीमेल दोनों को ही क्या कर रहा है, अफेक्टेड कर रहा है। तो ये क्या है, ऑटोसोमल डिजीज़ है, और शुरू में ही क्या है कि ये क्या है, ग्रसित महिला है, तो ये कैसा लक्षण हो गया आपका, प्रभावी कैसा लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। ठीक है, तो ये जो रोग है आपका वो है मायोटोनिक डिसऑर्डर। क्या है, मायोटोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये मायोटोनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पेशियां हैं जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक बार क्या होती है, पेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक बार रिलैक्स करती है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फैलती हैं, तो वो फिर सिकुड़ नहीं पाती। तो ये रोग क्या हो गया आपका, मायोटोनिक डिसऑर्डर। ठीक है और ये अलिंग है, यानी कि ये क्या है, ऑटोसोमल है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये क्या है, ऑटोसोमल रोग, यानी कि फिजिक को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, हमारी काया को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो ये कैसा हो गया आपका, ऑटोसोमल हो गया। ठीक है, ऑटोसोमल रोग हो गया, कौन सा, मायोटोनिक डिजीज। एनसीईआरटी में आप एक बार फिर इसका चित्र देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं चित्र को। मैंने कहा कि इसमें ये क्या है, प्रभाविता को दिखा रहा है। प्रभावी कब होता है, देखिए जब एक लक्षण दूसरे पर क्या होता है, प्रभावी होता है और पहली ही जनरेशन में आ जाता है। तो इसमें क्या है, प्रभावी महिला है, गोला महिला को शो करता है, और आयत किसको, वर्ग किसको शो करता है, पुरुष को शो करता है। हम सिंबल की यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि इन दोनों की ने संतान उत्पन्न करी, यानी कि जो पहली पीढ़ी है वो क्या है, प्रभावी, इसमें माता है। ठीक है, ग्रसित है क्योंकि वो दूसरी पीढ़ी में क्या करा, इसने एक लड़के को
क्या करा, अपना जो बीमारी थी उसको ट्रांसफ़र कर दी, प्रभाव दिखाया, और दूसरा यहाँ पे गर्ल्स को प्रभाव दिखाया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे प्रभाविता के लक्षण में तो जो F1 पीढ़ी होती है वो सारी ही क्या होती है, प्रभावी होती है, ऐसा ही सोच रहे हैं शायद, है ना। तो लेकिन क्या हो रहा है कि हिट्रोजेनिक है। हिट्रोजेनिक मतलब आपने देखा ना, एक प्रभावी लक्षण क्या है, टीटी है। दूसरा अगर हम हिट्रोजन की बात करें यानी कि विषम संयोजी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी छुपा रहता है। तो यहाँ पर वो ही है कि ये जो महिला है वो कैसी है, विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजेनिक है। जो रोग है उसमें ये दोनों कैरेक्टर क्या हैं, छुपे हुए हैं। तो इसलिए वो आधे बच्चों को वो अपना रोग दे रही है और आधों को नहीं दे पा रही है। ठीक है, फिर इसकी जो लड़की की मैरिज होती है किसी पुरुष से, तो इसकी लड़की भी क्या होती है, नेक्स्ट जो जनरेशन है, एक जनरेशन ये होगी, दूसरी जनरेशन ये होगी, जो तीसरी जनरेशन है उसमें भी क्या आ रही है, देखिए सर्कल कैसा है, कलर्ड है, इसका मतलब क्या है, रोग आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वंशावली विश्लेषण करते हैं, किसमें, ह्यूमंस में। ठीक है बच्चों, और ये जो रोग है वो कैसा रोग है, मायोटोनिक रोग है, यानी कि ये मांसपेशियों से जुड़ा रोग है। ठीक है, और इसके लिए जो ये स्त्री है वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये क्या है, रोगग्रस्त है। जो पुरुष है वो नॉर्मल है, लेकिन ये गुण कैसा है, प्रभाविता का वाला गुण है, ऑटोसोमल गुण है। तो ये किस में, एक लड़के में आ रहा है, फिर लड़की में आ रहा है, लड़की की शादी होती है तो फिर उसकी लड़की में आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका ऑटोसोमल डिजीज़, और इसका नाम क्या है, मायोटोनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट चित्र की बात करते हैं। तो इसमें देखिए पहले वाले चित्र में तो क्या था, सीधे महिला प्रभावी था, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, जो मेल है और फीमेल है दोनों ही क्या है, रोग से ग्रसित नहीं है, यानी कि कैसे हैं, नॉर्मल है। दोनों ही स्त्री पुरुष कैसे हैं, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जब इनकी संतान उत्पन्न होती है, पहला जो लड़का है वो तो नॉर्मल है, ठीक है, जो दूसरा जो लड़का है वो कैसा है, ग्रसित है, और जो तीसरी लड़की है वो नॉर्मल है, चौथी फिर ग्रसित है, और फिर जो लड़का है वो कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, जिस भी पोर्शन कलर्ड करे हैं, ठीक है, जो भी पोर्शन कलर्ड करे हैं, इसका मतलब वो क्या है, रोगों से ग्रसित है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो ये पहली पीढ़ी थी, ठीक है, यानी कि जो माता पिता वाली जो पहली पीढ़ी थी उसमें कोई भी रोग नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोग नीचे शो हुआ है, इनकी संतति में शो हुआ है, तो ये रोग कैसा है, अप्रभावी रोग है। पहला वाला जो हमने उदाहरण पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था, प्रभावी था, क्योंकि उसमें माता क्या थी, ग्रसित थी। इसमें क्या है, माता पिता दोनों ही नॉर्मल हैं, लेकिन बच्चों में ये रोग आ रहा है, तो इसका मतलब ये रोग कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया, यानी कि अप्रभावी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि रोग जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं आ रहा है, तो ये रोग कैसा हो गया हमारा, लिंग सहलिंग नहीं है, बल्कि क्या है, अलिंग रोग है, यानी कि ये एक लड़के में को भी शो कर रहा है, लड़की को भी हो रहा है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, ये तो सेकंड जनरेशन होगी संतति वाली, जब इनके बच्चे हो रहे हैं तो फिर ये क्या हो रहा है, इसमें भी एक में आ रहा है और दो इसमें कैसे बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे। तो ये क्या है आपका, सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण है। अभी हमने पढ़ा था ना, सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, ये सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या बताया था, अभी मैंने आपको थोड़ा देर ही पहले पढ़ाया था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है वो गोल होता है, लेकिन यहाँ पर डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसका जो हाशिए के आकार का बन जाता है, किसके वजह से, बीटा ग्लोबिन की छठी चेन में क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड के बजाय, ठीक है, GAG के बदले क्या आ जा रहा था, GUG आ जा रहा था, तो कैसा हो गया, हाशिए के आकार का हो गया। तो ये जो दूसरा चार्ट है हमारा, ये किसको शो कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया को शो कर रहा है। ठीक है, और ये कैसा रोग है, अप्रभावी रोग है। पहला वाला क्या है आपका, अप्रभावी रोग है। क्यों है अप्रभावी, बताइए, क्योंकि जो इसके माता पिता हैं ये तो नॉर्मल थे, रोग नहीं था। हो सकता है उनके माता पिता को, यानी कि दादा दादी को या नाना नानी को रोग रहा होगा, इनमें नहीं आया, लेकिन इनकी जो नेक्स्ट संतति थी उसमें आ गया। तो छिपा जो करैक्टर होता है हमेशा वो दूसरी या तीसरी जनरेशन में ही क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा हो गया, अप्रभावी रोग हो गया, और ये किसका है उदाहरण, सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण है। इस वाले चित्र की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि जो माता थी वो पहले से ही ग्रसित थी, जो पिता था वो नॉर्मल था।
ठीक है ना। जो संतति हुई वो भी क्या है, ये कैसा था आपका प्रभावी गुण था, ठीक है, प्रभावी था लेकिन कैसा था, हिट्रोजेनस था, ठीक। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि कुछ आगे क्या हो रहा है, संतति भी क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, ठीक। जहाँ पर शुरू में ही क्या बना दिया जाए, साइन को कलर्ड कर दिया जाए, यानी कि वो प्रभावी रोग है। जहाँ पर माता पिता नॉर्मल दिखा रहे हैं वो अब हमेशा क्या है, अप्रभावी रोग है, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये क्या हो गया आपका वंशावली विश्लेषण हो गया। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम मेंडलीय विकार, ठीक। मेंडलीय विकार क्या हुए, देखिए अब हमने वंशावली पढ़ ली है, ठीक है। वंशावली में हम अभी सब पढ़ रहे थे कि जो हम सिंबल के द्वारा इसको समझते हैं इस तरीके से, मेल के लिए फिर फीमेल के लिए, और जो भी अफेक्टेड संतति होगी उसको हम क्या कर देते हैं, कॉलआउट कर देते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारा मेंडलीय विकार। अब मेंडलीय विकार क्या होते हैं, देखिए जो एकल जीन, मेंडलीय विकार वो होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या परिवर्तन में निर्धारण करते हैं, ठीक है। जैसे आगे बताया ना आपको, सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण बताया कि वो किसी एक पॉइंट पे ही तो यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि वो बीटा चेन के GAG को किस में बदल दे रहे थे, GUG, एक ही पॉइंट पे ही म्यूटेशन हो रहा है ना। कितने बार बता दिया कि A किसको रिप्लेस कर दे रहा है, U को। A की जगह को कौन रिप्लेस कर दे रहा है, U रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया कि एक जीन में या DNA में क्या कर रहा है कि एक को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। इस वजह से ये जो कोड था वो चेंज हो गया, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेंडलीय विकार कहेंगे, ठीक है। जीन म्यूटेशन तो कहते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका मेंडलीय विकार के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था अभी आपको बताया था, तो ज़्यादा नहीं बता रहे। नेक्स्ट है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। अभी ये क्या है आपके लिए नया रोग है, तो इसको आप देखिएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इस रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को, कौन से अम्ल को, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टाइरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम होता है, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन क्या हो जाता है, एकत्र होता है, जिससे क्या आ जाती है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। फिर से देख लीजिएगा, ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है, ठीक है, एक ये उपापचयी रोग कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल होता है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, टाइरोसिन अमीनो अम्ल में। वर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट लग रही होगी लेकिन ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को किस में कन्वर्ट करना होता है, टाइरोसिन अमीनो अम्ल में। करता कौन है, एक एंजाइम करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो वो एंजाइम नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से फिनाइल जो एलेनिन है वो क्या होता है, हमारे शरीर में एकत्र होने लगता है, जिससे हमको मानसिक दुर्बलता आ जाती है, ठीक है। और वृक्क द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण भी नहीं हो पाता है और ये हमारे यूरिन से ही क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो एक प्रकार का ये क्या है, उपापचयी रोग है, जिसमें फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से मानसिक दुर्बलता हो जाती है, ठीक है बच्चों। फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ये किसका उदाहरण है, मेंडलीय विकार का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, वो है आपका कलर ब्लाइंडनेस। सुना होगा आपने इसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णाग्नता। तो इसका ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते। जैसे हम होते हैं ना कि हम देखते ही क्या कर देंगे, लाल रंग को, जैसे मैंने यहाँ लाल इंक से लिखा है लाल पेन से, तो आप पहचान रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं हरे का प्रयोग करूँगी तो यहाँ पर आपको हरा कलर दिख जाएगा, ठीक है। सबको दिख रहा है, ये कैसा है, गुलाबी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि वो हरे रंग में और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते, ठीक है। पहला हरा है, दूसरा लाल है, ठीक है। तो अगर वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, और रंगों को तो पहचान लेते हैं लेकिन लाल और हरे रंगों को नहीं पहचान पा रहा है जो व्यक्ति, तो वो कैसे रोग से ग्रसित है, कलर ब्लाइंडनेस या हिंदी में कहेंगे वर्णांगता रोग से ग्रसित है। तो ठीक है, तो ऐसे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या करा जाता है, जो गाड़ी चलाने के लिए, पायलट के लिए या ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या करा जाता है, उस जॉब के लिए क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है,
ठीक है। और ये क्या होता है, एक लिंग सहलिंग लोग होता है, याद है आपको, लिंग सहलग्न लोग है, सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न, लिंकेज पढ़ा था, लिंकेज मतलब कि दोनों का साथ साथ जाना, याद है मैंने बोला था कि जो दो फ्रेंड्स हमेशा साथ साथ जाती है, तो ये वही रोग है, लिंग सहलिंग रोग, ठीक है। तो इसमें कैसे जाता है, देखिए इसका एक चार्ट ग्राफ बना दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांगता रोग है, ठीक है। कैसा रोग है, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांगता। इसमें लाल और हरे में हम अंतर नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो XX क्रोमोसोम हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जबकि जो XY होते हैं, जो Y क्रोमोसोम होता है वो इसका वाहक नहीं होता है, X क्रोमोसोम इसका वाहक होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने इस X के ऊपर C लिख दिया है, C का मतलब क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अगर हम इस और इस X का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, नॉर्मल लड़की बनेगी, ठीक है। और इस X और इस Y का क्रॉस कराएंगे तो भी क्या बनेगा, नॉर्मल लड़का बनेगा। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, इस कलर ब्लाइंडनेस वाले X और इस X की क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो क्या है, इसके ऊपर C है तो ये एट आ जाएगा और ये X हो गया। तो ये जो लड़की होगी ये किसका काम करेगी, आपका वाहक का काम करेगी, ठीक है। और इसका करा देंगे तो क्या आ जाएगा, X C है और ये क्या है, Y है। तो ये जो पुरुष बना यानी कि ये जो बॉय चाइल्ड बना, ये कैसा होगा, आपका ग्रसित होगा, ठीक है। कैसा होगा, ग्रसित होगा। यानी कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या करती है, X क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या करती है, डिपेंड करती है, Y क्रोमोसोम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, लड़कियां इसमें वाहक का कार्य करती हैं, और अगर जो लड़का है उसके पास अगर अफेक्टेड जीन आ जाए तो वो क्या होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एक ही कैसा जीन है, X जीन है जो कि उसको माता से मिलेगा, तो वो हमेशा कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। देखिए जैसे इसमें दिख रहा है आपको कि एक दाग दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, एक रेडिश दिखा रखा है, एक पिंकिश। तो ये जो महिला है ये क्या है, कैरियर है, ठीक है। और ये जो पुरुष है ये कैसा है, नॉर्मल है, दिख रहा है, ये कैरियर है और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक। तो इसका और इसका हम कराएंगे तो क्या है, जो मैंने पहले फिगर बनाया था, तो ये जो लड़की है ये कैसी है, नॉर्मल है। लेकिन ये जो लड़की है ये इसके ऊपर C लगा देते हैं हम, ठीक है। तो फिर से देखते हैं इसको, ठीक, इसके ऊपर मैं C लगा देती हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। तो एक X तो इसके पास नॉर्मल है, दूसरा क्या है, C लिखा है तो कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि ये जो महिला है वो क्या है, वाहक है, ठीक है, वाहक है। और ये जो पुरुष है ये कैसा है, नॉर्मल है, यानी कि इसके पास रोग नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक। लेकिन जब ये आगे, क्योंकि महिला क्या है, वाहक है, तो मैंने क्या कहा कि इस X का और इस X का कराएंगे तो लड़की नॉर्मल होगी, इस X और इस X जो अफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड का और ये जो पिता से क्रोमोसोम आया है ये लड़की क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। पहले वाली तो क्या थी, नॉर्मल थी, ये वाहक होगी। अगर ये वाला X जो नॉर्मल X है वो लड़के के पास आया और पिता का Y आएगा, ये लड़का भी नॉर्मल होगा। लेकिन जो ये अफेक्टेड जीन है और ये आया तो ये लड़का कैसा हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा, रोग से क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। फिर से बता देते हैं मैंने क्या कहा कि ये X है यानी कि ये कोई महिला है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, C लगा दिया, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। हमने किसका क्रॉस किससे कराना है, सामान्य पुरुष से कराना है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब जो ये वाला X, ठीक है, लड़की के पास, क्योंकि इस X के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का नहीं है साइन, एक ही ये महिला जो है वाहक का कार्य कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, X आएंगे तो नॉर्मल लड़की हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला X और ये वाला जो Y आया यानी कि ये क्या हो गया, XY, ये दोनों यानी कि 50% जो लड़का लड़की हैं ये नॉर्मल होंगे, है ना। अच्छा, अब दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। अब क्या हो गया, ये और ये देखिए,
एक एक्स तो नॉर्मल है, एक एक्स के ऊपर सी लिखा हुआ है, तो ये महिला कैसी होगी आपकी, वाहक हो गई। ठीक है, ये रोग से ग्रसित नहीं होगी। महिला रोग से ग्रसित तभी होती है जब उसके दोनों एक्स क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं दोनों एक्स के ऊपर अगर सी लिखा हुआ है तो ही महिला क्या होगी, अफेक्टेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो सिर्फ क्या करती है, कैरियर का काम करती है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए कि ये एक्स है ये वाला एक्स, ठीक है, और ये वाला है, यानी कि वाई कैसा है हमारे पास, नॉर्मल है, लेकिन जो एक्स है वो अफेक्टेड है, ये आ गया। अब ये जो लड़का होगा ठीक है, ये वाला जो लड़का है ये क्या होगा, रोग से ग्रसित होगा, यानी कि इस लड़के को क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी। ये लाल और हरे में, किस रंग में बोला मैंने ये हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाएगा समझ रहे हैं बात को, ये लाल और हरे रंग में क्या कर नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो ये लड़के हैं जिनके पास XC वाला क्रोमोसोम आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, रोग के वाहक होंगे। और जिस भी लड़की के पास एक X के ऊपर C आएगा वो क्या होगी, वाहक का कार्य करेगी। ठीक है, यानी कि 50% बच्चे इसके लड़का लड़की, 25% लड़के, 25% लड़कियाँ, यानी कि 50% नॉर्मल होंगे और 25% लड़कियाँ कैरियर वाहक का काम करेंगी और 25% जो लड़के होंगे वो रोग से ग्रसित होंगे। ठीक है, रोग से ग्रसित क्यों होंगे, देखिए क्योंकि जो माँ होती है वो हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि लड़के के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा माँ से आता है, और लड़के के पास एक ही वाई क्रोमोसोम है हमेशा वो उसके पिता से आता है। यानी कि जो वाई क्रोमोसोम है उनका ट्रांसफ़र हमेशा बॉय के साथ होता है, और माता का जो होता है एक एक्स हमेशा लड़की के पास जाता है, एक एक्स हमेशा बॉय के पास जाता है, लड़की के पास जाता है। ठीक है, लेकिन जो पिता होता है एक एक्स क्रोमोसोम वो किसको देता है लड़की को देता है, और वाई क्रोमोसोम हमेशा वो किसको देगा, लड़के को देगा, लड़की को कभी भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए जो एक्स कलर ब्लाइंडनेस है वो लड़कियों में वाहक का कार्य करती है, लड़कियां उससे ग्रसित नहीं होंगी, वो कैरियर का काम करेंगी वंशागति में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। लेकिन अगर XC वाला जो क्रोमोसोम है वो बॉयज़ के पास आ गया तो वो कैसे हो जाएंगे, रोग से ग्रसित हो जाएंगे। क्यों ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि X के ऊपर C आया है, यानी कि उनके पास एक ही X क्रोमोसोम है, वो ही क्रोमोसोम अगर क्या है, अफेक्टेड है, तो उनको रोग का होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ऐसे लड़कों को किसकी, रेलवेज़ की नौकरी हो गई, जहाँ पर कलरों का यूज़ होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया या वो पायलट हो गया, जो लाल और हरे रंग में क्या कर रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, उनको नहीं पहचान पा रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, यानी कि वर्णाग्नता, रंगों की जानकारी उसको लाल और हरे में कोई भी दिखाई नहीं देगा, अंतर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ वाहक होती हैं। ठीक है, तो वो कैरियर हो सकती है, लेकिन अगर दोनों ही एक्स उसके पास क्या हो गए, दोनों ही आगे, तो ही वो रोग से ग्रसित होती है। तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसके चांसेस कितने होते हैं, 0.4 के अकॉर्ड एवरेज में होते हैं, तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लड़कियां सिर्फ वाहक का काम करती हैं, जबकि लड़के क्या होते हैं, इस रोग से ग्रसित होते हैं। समझ गए बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अभी हम मेंडलीय विकार पढ़ रहे थे, तो लास्ट भी हम पूरा कर देते हैं, ये आपका रिकॉल हो जाएगा। पिछले उसमें बताया था मैंने लेक्चर में, क्रोमोसोमीय विकार। ठीक है, क्रोमोसोमीय विकार क्या हुए कि क्रोमोसोम में उत्पन्न होने वाले विकारों को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। जैसे आगे भी समझाया था मैंने, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम है, एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम में क्या हो रहा है कि अगर एक सेट गायब हो जाए, ठीक है, क्रॉस हो जाए, गायब हो जाए, या इसमें एक सेट और जुड़ जाए, ठीक है, एक सेट और जुड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा कि कैसा उत्परिवर्तन है, क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन है। और क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन जब आता है तो वो क्रोमोसोमीय विकार लेके आता है, सिंपल। ठीक है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए या एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्रोमोसोमीय विकार कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला हमारा क्या पढ़ा था हमने, डाउन सिंड्रोम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, लेग ने डाउननेस को दिया था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 21वें ऑटोसोम, ठीक है, 21वें ऑटोसोम के
क्या हो जाती है, एक प्रति एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इनकी जो संख्या हो जाती है कितनी हो गई, 47 हो गई। समझिए बात को कि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें हमारे जो ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक्स और एक्स वाई लिंग सूत्र होते हैं, यानी कि वो लिंग को निर्धारण करते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है 21वें क्रोमोसोम में, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कितने हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम है और इस तरीके से लगे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके लगे हैं और यहाँ पर हमारा 21वां क्रोमोसोम है, ठीक है। तो 21वें क्रोमोसोम में क्या आ जा रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जा रही है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई। हमारे पास क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया, कितने हो गए, 47 हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं दुर्बल होते हैं, मानसिक दुर्बलता आती है, माथा चौड़ा होता है, जीभ बाहर निकल जाती है, मुंह खुला रहता है, ठीक है, मानसिक इनमें अस्वस्थता रहती है, ठीक। अच्छा, दूसरा जो है हमारा वो है हमारा टनर सिंड्रोम, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, डाउन सिंड्रोम, अब हम पढ़ रहे हैं टनर सिंड्रोम, ठीक है, टनर सिंड्रोम। तो टनर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 46 - 1, तो ये क्या हो जाता है आपका 44 + x। एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इसमें लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक एक्स है तो ये लड़की जैसा शो होगी, ठीक है, दिखने में कैसी होगी, लड़की जैसी होगी, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे कि जो इसके अंडाशय है वो विकसित नहीं हो पाएंगे और ये कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, ठीक है। ये टनर सिंड्रोम हो गया आपका। और जो नेक्स्ट है आपका वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र की एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका XXY, ये लिंग गुणसूत्र हैं, ठीक है, चाहे वो टनर सिंड्रोम हो चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, ये क्या है आपके लिंग गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 44 + XXY, ठीक है। तो 44 ये हो गया, 45 46 47, यानी कि इनकी संख्या कितनी होगी आपकी 47 होगी, ठीक है। तो ये क्या होंगे इसमें क्या हो रहा है कि जो x है इसकी एक एक्स्ट्रा प्रति आ जा रही है, ठीक है ना, तो इस वजह से इनकी जो संख्या हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है आपकी 47 हो जा रही है, ठीक है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो दिखने में तो कैसे होते हैं, पुरुषों के समान होते हैं, पुरुष के समान होते हैं, लेकिन ये जो आ गया आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो लक्षण कैसे हो जाएंगे, मादा जैसे हो जाएंगे। दिखते कैसे हैं, पुरुष जैसे हैं, लक्षण इनके आ जाएंगे मादाओं के भी आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इनकी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है, और लेकिन ऐसे व्यक्ति भी क्या होते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, ठीक हो गया बच्चों। तो 3 ये सिंड्रोम है आपके, कौन कौन से, एक तो आपका हो गया डाउन सिंड्रोम, ठीक है। आप क्लाइनफेल्टर और डाउन में थोड़ा सा देख लीजिए। डाउन सिंड्रोम में भी क्या होते हैं, 45 होते हैं, लेकिन ये ऑटोसोमल डिजीज़ है। और जो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, लिंग से रिलेटेड है, यानी कि लिंग का निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है, XXY हो रहा है, ठीक है। और जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 21वें, ठीक है, 21वें जोड़े की एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है, दोनों में अंतर है। डाउन सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल डिजीज़ है, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, लिंग से रिलेटेड क्रोमोसोम है। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और जो टनर सिंड्रोम है, ठीक है, ये जितने भी हमारे सोसाइटी में हिजड़े होते हैं वो होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनका जो क्रोमोसोमी स्ट्रक्चर है वो कैसे बदल रहा है। देखिए हमारे जो नॉर्मल क्या होंगे व्यक्ति होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। टनर सिंड्रोम में हम क्या बात कर रहे हैं कि 45 है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है 47 है, तो अंतर आ गया ना। नॉर्मल व्यक्ति क्या है 46 है, ये दोनों कितने हैं, एक कम है या तो एक अधिक है, तो ये क्या हो गया आपके हिजड़े हो गए, ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा सा डिफर होंगे, ठीक है। मानसिक तौर पे इनमें कुछ नहीं होता है, ये बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, ठीक है, मानसिकता में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बुद्धिमत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो इनकी फिजिक है उसमें ज़रूर ये परिवर्तन आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।